Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College कोटपुतली। आज हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। दिस टॉपिक इज फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सर्कुलेटरी सिस्टम के इससे पूर्व मेरे द्वारा 2 वीडियो बनाए गए हैं जिसमें हमने ब्लड कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस के बारे में तथा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। और अब इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लॉसेज इट्स फ्लूइड एंड बिकम्स ए जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज सेड आउट और कलेक्टेड इन ए कंटेनर। अर्थात ब्लड क्लॉटिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड अपनी फ्लूइड नेचर को छोड़कर जेली लाइक मास में ठोस पदार्थ में बदल जाता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग जो रिएक्शंस की सीरीज के द्वारा संपन्न होने वाला प्रोसेस है जिसमें ब्लड में उपस्थित कुछ कारक, कुछ फैक्टर्स काम आते हैं जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। मुख्यतया अभी तक 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर्स खोजे जा चुके हैं जिनको सीरीज वाइज नाम दिया गया है। फैक्टर 1 जो कि फाइब्रिनोजन भी कहलाता है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। पहले कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा फैक्टर 6 की प्रेजेंस को ब्लड में बताया गया था लेकिन अभी तक यह प्रूव नहीं हो चुकी है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर एंड फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये कुल 13 प्रकार के फैक्टर्स हैं जो मुख्यतया ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन्स ही हैं जो कुछ एंजाइम्स नेचर की होती हैं, इन्हें ब्लड फैक्टर नाम दिया गया है। Most of the clotting factors are protein in the forms of enzyme. Normally, all the factors are present in the form of inactive proenzyme. जो जितने भी फैक्टर्स हैं वह मोस्टली इनएक्टिव प्रोएंजाइम के रूप में ब्लड में उपस्थित रहते हैं। These proenzymes must be activated into enzymes to enforce clot formation. ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होने से पूर्व इन सभी प्रोएंजाइम्स को एक्टिवेटेड एंजाइम्स में बदलना आवश्यक होता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय ए सीरीज ऑफ प्रोएंजाइम्स एंजाइम कन्वर्जन रिएक्शंस। फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम दैट एक्टिवेट्स द सेकेंड वन विच एक्टिवेट्स द थर्ड वन। दिस कंटिन्यू टिल द फाइनल एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड। इस प्रक्रम में एक सीरीज के द्वारा एक एंजाइम पहले प्रोएंजाइम से एंजाइम में, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है जो किसी दूसरे एंजाइम को एक्टिव करता है। यह दूसरा एंजाइम किसी तीसरे एंजाइम को एक्टिव करता है और इस प्रकार से यह सीरीज तब तक चलती है जब तक एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होता। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग टेक्स प्लेस इन 3 एसेंशियल स्टेप्स। ब्लड क्लॉटिंग में मुख्यतया 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होने के लिए कई प्रकार के कारक फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और लास्ट में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। सेकेंड स्टेप में यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम को थ्रोम्बिन में कैटालाइज करता है एंड थर्ड स्टेप में यह थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट कर देता है। In general, blood clotting occurs in 3 stages.
अभी हमने देखा था। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड लास्ट है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टेज फर्स्ट। Blood clotting commences with the formation of a substance called prothrombin activator which converts prothrombin into thrombin। अर्थात सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। इट्स फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय सब्सटेंसेज आइदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। ब्लड के अंदर उपस्थित सब्सटेंसेज के द्वारा अथवा ब्लड के बाहर जैसे कि टिश्यू, डैमेज टिश्यू में उपस्थित सब्सटेंसेज के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स टू पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का निर्माण दो पाथवे के द्वारा हो सकता है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। In this pathway the formation of prothrombin activator is initiated by platelets, जो कि ब्लड के अंदर ही मौजूद होती हैं, इसलिए ही इसे इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। ड्यूरिंग द इंजरी द ब्लड वेसल इज रप्चर्ड, एंडोथीलियम इज डैमेज्ड एंड कोलेजन बीनीथ द एंडोथीलियम इज एक्सपोज्ड। जब किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं और उनकी एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से एंडोथीलियम के नीचे उपस्थित कोलेजन एक्सपोज होती है। वैन फैक्टर 12 जिसे हेगमैन फैक्टर भी कहते हैं कम्स इन कांटेक्ट विथ कोलेजन। फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर इस कोलेजन के कांटेक्ट में आता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12। द एक्टिवेटेड फैक्टर 12 कन्वर्ट फैक्टर 11 इनटू एक्टिवेटेड 11 एंड द एक्टिवेटेड फैक्टर 11 एक्टिवेट्स फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 अर्थात कैल्शियम। यह फैक्टर 11 कैल्शियम की उपस्थिति में फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेट्स फैक्टर 10। यह एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। इसके लिए प्रेजेंस ज़रूरी होती है कैल्शियम की एंड फैक्टर 8 की, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। व्हेन प्लेटलेट्स कम्स इन कांटेक्ट विथ कोलेजन ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड रिलीज फास्फोलिपिड्स। जब प्लेटलेट्स जो हैं वह डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की कोलेजन के संपर्क में आती हैं तब यह फास्फोलिपिड रिलीज करती हैं। नाउ द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो कि फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ था फैक्टर 8 एंड कैल्शियम की उपस्थिति में फैक्टर 9 के द्वारा, वह प्लेटलेट फास्फोलिपिड के साथ एंड फैक्टर 5 की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है। दिस नीड्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस। ये प्रोसेस में भी कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। फैक्टर 5 इज आल्सो एक्टिवेटेड बाय द पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। एक बार थ्रोम्बिन का निर्माण हो जाता है तो फैक्टर 5 उसी थ्रोम्बिन के द्वारा एक्टिवेटेड होता है और उसके बाद में और थ्रोम्बिन का निर्माण होता रहता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण किस प्रकार से होता है? इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब इंजरी होती है तो टिश्यू में उपस्थित थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे फैक्टर 3 भी कहते हैं, यह रिलीज होता है। टिश्यू देट आर डैमेज ड्यूरिंग इंजरी रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन अर्थात फैक्टर 3। थ्रोम्बोप्लास्टिन कंटेन्स प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स कंपोनेंट्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट फैक्टर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अर्थात यहाँ भी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि फैक्टर 3 है, यह रिलीज होता है टिश्यू के डैमेज टिश्यू के द्वारा, और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसमें उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड यह फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देता है। इस दौरान भी फैक्टर 7 की प्रेजेंस आवश्यक होती है। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट्स विद फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन
टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस प्रकार से जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वह फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है। इस रिएक्शन में भी कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉट इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड डेफिनेटली इट लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों के द्वारा ही हमने देखा कि उनका मेन पर्पज़ होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण। यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जिसका मुख्य कार्य है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेज में एक बार अगर थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया तो ये निश्चित है कि ब्लड की क्लॉटिंग अवश्य होगी। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दैट इज फॉर्म्ड इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। वंस फॉर्म्ड थ्रोम्बिन इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स। ये हमने देखा था कि एक बार थ्रोम्बिन का निर्माण शुरू हो जाता है तो यही थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के द्वारा और थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स के निर्माण को प्रेरित करता है। स्टेज थर्ड फाइनल स्टेज में क्या होता है, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। इन दिस स्टेज थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इन एक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन। सेकेंड स्टेज में जो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा जो थ्रोम्बिन बना था, कन्वर्ट हुआ था, वह फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिनोजन में बदल देता है। द एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड फाइब्रिन मोनोमर। फाइब्रिन मोनोमर polymerizes with other monomer molecules and form loosely arranged strands of fibrin. Later, these loose strands are modified into dense and tight fibrin threads by fibrin stabilizing factor, factor 13 in the presence of calcium ion. फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एंड कैल्शियम की मदद से यह टाइट फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल द टाइट फाइब्रिन थ्रेड्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म ए मेश वर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि स्टेज फर्स्ट में इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा कई फैक्टर्स आपस में क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रोसेस स्टेज 2 में कंप्लीट होता है और यह थ्रोम्बिन जो स्टेज 2 में बना है, यह फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, उसको फाइब्रिनोजन एक्टिव प्रोटीन में बदल देता है और इस फाइब्रिनोजन एक्टिव प्रोटीन के मोनोमर हैं वह फाइब्रिन कहलाते हैं, जो कि बाद में फैक्टर 13 एंड कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फाइब्रिन के टाइट क्लॉट में बदल जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।